हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का हमारी क्लास में बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि मैम सोशल रिसर्च को एक बार फिर से पढ़ा दीजिए आप। तो आज हम लोग इसी के विषय में सोशल रिसर्च की जो क्लास है उसको शुरू कर रहे हैं आज से। तो आज सोशल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सोशल रिसर्च क्या होता है। तो इस पे जाने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि आपको जो मेरा चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक करना है, शेयर करना है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी अगली क्लास आप तक आसानी से पहुँच सके और आप उसे देख के अपनी स्टडी कर सकें। तो जो सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, तो सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च या सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य होता है मानवीय क्रियाओं के सभी पक्षों से संबंधित यथार्थ ज्ञान का निरंतर संग्रह करना। सामाजिक अनुसंधान मानव के सामाजिक जीवन के संबंध में खोज करने का वैज्ञानिक प्रयास है जिसका उद्देश्य नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना होता है या फिर जो ज्ञान है ना, जो पहले से ज्ञान है उस ज्ञान को परिष्कृत करना या उसमें संशोधन करना होता है। इसमें व्यवस्थित तार्किक विधियों की सहायता से सामाजिक व्यवहार का वर्णन, विश्लेषण एवं सिद्धांतीकरण करना होता है। तो सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, जो मानवीय या जो पक्ष हैं, जो मानवीय क्रियाओं के जो सभी पक्ष हैं उनसे संबंधित जो वास्तविक ज्ञान है ना, वास्तविक ज्ञान की खोज करना, है ना, ऊपरी तौर पर नहीं, वास्तविक ज्ञान की उसकी जड़ तक पहुंचना ही सामाजिक अनुसंधान है। और सामाजिक अनुसंधान में एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। और अगर कोई पहले से भी किसी के बारे में कोई ज्ञान है, मतलब आप किसी विषय से संबंधित कोई ज्ञान है और आप उसको और जानना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप उसको संशोधन करना भी चाहें, क्योंकि जो पहले जो चीज़ें हुई हैं, जो अभी की चीज़ें हो सकती है उसमें लागू ना होती हैं, तो आप उसमें संशोधन करने के लिए भी क्या करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, संशोधन किया जाता है। ये सामाजिक अनुसंधान, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इसमें जो तार्किक विधि है, जो आप विधि यूज़ करते हैं इसमें, उसके द्वारा सामाजिक जो व्यवहार है, जो चेंजेस आए हैं उसका वर्णन आप कर सकते हैं और इस विश्लेषण के आधार पर आप सिद्धांतों का निर्माण भी कर सकते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मोजर कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित अध्ययन को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं, है ना। बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है, बहुत क्लियर है इनका परिभाषा कि सामाजिक घटनाएं जो होती हैं और उनकी समस्याओं के बारे में जो व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाता है क्रमबद्ध वैज्ञानिक तरीके से, उसको ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। बोगार्डस कहते हैं एक साथ रहने वाले लोगों की क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं को खोज करना और ही सामाजिक अनुसंधान है। तो सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला है, बेकर तथा शरांत कॉस ने जो ये सोशल रिसर्च के उन्होंने बताया है, बेकर तथा शरांत कॉस ने, कि सामाजिक अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार के हो सकते हैं। बेकार तथा शरांत कोश का नाम हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्होंने अनुसंधान के उद्देश्य बताए, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो सामान्य उद्देश्य होते हैं, इन्होंने कहा पहला होता है इसमें सामान्य उद्देश्य, यानी कि स्वयं की बोध के लिए, यानी कि हम स्वयं किसी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। हो सकता है हमारे मन में कोई ऐसी समस्या हो या ऐसा कुछ हमारे मन में हो जिसकी जिज्ञासा हो उसको जानने की, कि वो क्या चीज़ होती है, क्या खोज करनी है। तो इस प्रकार स्वयं की जिज्ञासा शांत करने के लिए, स्वयं की नवीन ज्ञान प्राप्ति के लिए ये होता है। सैद्धांतिक उद्देश्य में क्या आएगा, सैद्धांतिक उद्देश्य में यह आएगा कि जो संशोधन हुए हैं, जो पहले से सिद्धांत हैं, है ना, किसी विषय से संबंधित जो पहले से सिद्धांत बने हुए हैं उसका पुष्टिकरण करना, यानी कि वो सिद्धांत सही हैं, या फिर उनका मिथ्याकरण करना, या मिथ्याकरण मतलब कि वो सिद्धांत गलत है, हम उसको सिद्धांतों को गलत करने के लिए भी अगर हम उसको साबित करना चाहते हैं कि जो सिद्धांतों का निर्माण हुआ है वो गलत है, तो भी हमें क्या होता है, खोज करनी पड़ेगी ना, सोशल रिसर्च करना पड़ेगा ना। बिना रिसर्च के हम कैसे किसी चीज़ को हम गलत नहीं कह सकते हैं, इसके लिए तर्क विधियों का यूज़ करके हमें उस सिद्धांत को गलत साबित करना पड़ेगा, या फिर उसमें जो सिद्धांत पहले से उपलब्ध है उसमें कुछ संशोधन करना है, यानी कि उसमें कुछ ऐड करना है
आपको कि इसमें अब ऐसा नहीं है कि इसमें ये भी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो इस प्रकार की संशोधन करने के लिए भी आप इसका जो सामाजिक अनुसंधान है वो करते हैं, या सिद्धांतों की खोज, या एक नए प्रकार के सिद्धांत की खोज करना, यानी कि सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए भी आप इस तरह का सामाजिक अनुसंधान करते हैं। व्यवहार मूलक उद्देश्य होते हैं, यानी कि जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए भी इस प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं। समाज में बहुत सी समस्याएं होती हैं, बाल प्रथा है, बाल विवाह है, बाल श्रम है ना। इसके अलावा बहुत सी समस्याएं होती, क्योंकि समाज में बहुत सी समस्याएं आती रहती हैं। उन समस्याओं के जो अगर आप निदान चाहते हैं तो उसके कारणों की खोज करनी पड़ेगी, तभी आप उसको निदान समझ सकते हैं कि उसका निदान कहाँ से संभव हो सकता है। तो आप उसकी व्यवहारिक जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी इस प्रकार का सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं इसके, यानी कि जो सामाजिक नीतियाँ होती हैं, जो सरकारें सामाजिक नीतियाँ चलाती हैं, कल्याण संबंधी जो नीतियाँ चलाती हैं, उन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए ये भी मूल्यांकन करेंगे। तो क्या करेंगे, सोशल रिसर्च करेंगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये किन तक पहुँची है, किन तक नहीं पहुँची है, इसमें क्या कमी रही है, या इसमें कुछ और करने की ज़रूरत है। इस प्रकार के सुझाव तभी देंगे ना जब सामाजिक अनुसंधान करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई नई योजना शुरू करना चाहते हैं, यानी कि समाज में और क्या समस्याएं हैं और लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, या कहीं इसके संबंधित कोई योजना शुरू की जा सकती है, तो भी पुनर्निर्माण के लिए भी इस प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के चरण देख लेते हैं, क्या होते हैं सामाजिक अनुसंधान के चरण। तो सबसे पहले आएगा विषय का चुनाव। सामाजिक अनुसंधान करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम विषय का चुनाव करेंगे। विषय का चुनाव करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम जिस विषय को चुन रहे हैं उसमें हमारी उस शोध को, उस विषय को समझने की हमारे पास योग्यता है या नहीं है। उसके अलावा जो अनुसंधान करता है उससे संबंधित पद्धतियां हैं वो भी आसानी से उपलब्ध हों समाज में। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे सामाजिक समस्या को चुनाव कर लिया कि उससे संबंधित प्रविधियां ही उपलब्ध नहीं है, आप उसकी खोज ही नहीं कर पा रहे, उसको मतलब आप स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे कि कहाँ से खोज करें उस चीज़ का। और जो है ना, आप योग्य होने चाहिए, यानी कि आपने पता है कि आपने आपकी जो क्षमता है वो जो है ना साइंस में है, आप साइंस बहुत अच्छी तरह से उसके योग्य हैं, लेकिन अध्ययन कर रहे हैं किसी और क्षेत्र का, तो उस जो चीज़ है उस क्षेत्र का मतलब आपको समझ ही नहीं आएगी, तो आप उस विषय का चुनाव ना करें। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विषय का चुनाव सबसे पहले करना चाहिए, लेकिन उससे संबंधित जो सावधानी है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। संबंधित साहित्य का अध्ययन, उसके बाद सेकेंड स्टेप है जो भी आप विषय ले रहे हैं उससे संबंधित जो साहित्य है, बहुत से लोगों ने उससे पहले रिसर्च हो सकता किया हो, है ना, उससे संबंधित, अगर उसे डायरेक्ट नहीं है तो अनडायरेक्टली कोई ऐसा शोध होगा, तो उसको संबंधित जितने भी साहित्य हैं उनको पढ़ना, ताकि आपकी समझ को विकसित हो सके, आप उसके लिए एक दृष्टिकोण, अपना खुद का एक दृष्टिकोण विकसित कर सकें। इकाइयों का निर्धारण तथा स्पष्टीकरण होना चाहिए, यानी कि अनुसंधान से संबंधित इकाइयों को प्रयोग में लाने से पहले सुपरिभाषित अवश्य होना चाहिए। आप यानी कि आपने जिन जिन शब्दों का यूज़ किया है उस अनुसंधान में, उसको परिभाषित होना चाहिए कि ये है क्या। जैसे शिक्षित, अगर आपने लिखा शिक्षित लिखा, बाल लिखा, वृद्ध लिखा, तो इन सबको परिभाषित करना आवश्यक रहता है कि वृद्ध आप किसको कह रहे हैं, बाल किसको कह रहे हैं, शिक्षित वर्ग किसको कह रहे हैं, अशिक्षित वर्ग किसको कह रहे हैं। तो इनको स्पष्ट होनी चाहिए, परिभाषा जो होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए कि व्यक्ति पढ़े और उसको समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इसके अलावा कि ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें जो समग्र का प्रतिनिधित्व, जो भी हम तकनीकी या इकाइयों का निर्धारण करेंगे वो इस तरह से हों कि जो पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करती हों, और इसका क्षेत्र पूर्णतया स्पष्ट होना चाहिए, प्रतिनिधित्व। ठीक है, फिर अगला आएगा परिकल्पना का निर्माण या उपकल्पना का निर्माण।
इस अध्ययन से संबंधी जो सामान्य निष्कर्ष हैं उसकी जो प्रामाणिकता है उसकी परीक्षा तथ्यों की संकलन के आधार पर होगी। यानी कि जो ये सामान्य निष्कर्ष हैं, आपके जो परिकल्पना होती है वो सामान्य निष्कर्ष होते हैं किसके, जिससे आपने संबंधित विषय का जो लिया है, समस्या ली है, उससे संबंधित ये निष्कर्ष होते हैं। आपने एक क्वेश्चन उठाया, आपने एक समस्या उठाई, उससे संबंधित जितने भी निष्कर्ष हैं, जैसे आपने बाल श्रम लिया तो बाल श्रम क्यों होता है, गरीबी के कारण होता है, निर्धनता के कारण होता है ना। इस तरह का आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं, लेकिन ये निष्कर्ष अभी स्पष्ट नहीं है, आपने इसका अभी जांच नहीं की है। तो बिना जांच किया हुआ जो सामान्य निष्कर्ष होता है वही उपकल्पना होती है, यानी कि अभी इसकी जांच करना बाकी है। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं कि आपको किस क्षेत्र का अध्ययन करना है, उस क्षेत्र का निर्धारण भी करना होता है। तो यहाँ पर फिर आता है आपका सूचनादाताओं का चयन। अध्ययन क्षेत्र छोटा होने पर आप सूचनादाताओं का चयन यहाँ क्या करेंगे, जनगणना पद्धति के आधार पर करेंगे, और बड़ा क्षेत्र होने पर आप निदर्शन पद्धति का यूज़ करते हैं। तो सूचनादाताओं का यहाँ पर चयन आप करते हैं, सूचना के स्रोतों का निर्धारण करते हैं, है ना। अब क्या आएगा अगला स्टेप, सूचना के स्रोतों का निर्धारण। तो सूचना के दो स्रोत होते हैं, बता देते हैं आपको, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं के अवलोकन के द्वारा या स्वयं के विभिन्न प्रविधियों की सहायता से स्वयं सूचनाओं को या तथ्यों को संकलित करता है, वो क्या होते हैं, प्राथमिक स्रोत होते हैं, वो खुद के होते हैं। इनको बेसिक या प्योर भी कहते हैं। अगला सूत्र होता है दैतिक सूत्र। दैतिक सूत्र में क्या क्या शामिल है, आपकी किताबें हैं, जो आप संबंधित साहित्य का अध्ययन कर रहे थे वो सारी किताबें हैं, अभिलेख है, पांडुलिपियाँ हैं, प्रतिवेदन है ना, या किसी दूसरे व्यक्ति के सामाजिक अनुसंधान है जिसको आप पढ़ रहे हैं, ये सब क्या हैं, दैतिक सूत्र हैं जिनको आप लेते हैं। अध्ययन के उपकरणों एवं प्रविधियों का निर्धारण किया जाता है, यानी कि प्रविधियों का हमेशा जो निर्धारण होता है, हमेशा आप क्या करेंगे, जो भी समस्या ले रहे हैं उस समस्या की प्रकृति क्या है उसके आधार पर ही मतलब लेते हैं कि हम किस प्रविधि का यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने ऐसी जो है ले लिया मतलब कि जो महिलाएं होती हैं जो देह व्यापार में लिप्त हैं, उनके बारे में हम कैसे जानेंगे। तो आप उसके लिए वो तो खड़ी तो होंगी नहीं कि हाँ हमसे ले लीजिए आकर, या हम बता रहे हैं यहाँ पर, या आप जो लोग उससे संबंधित लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो तो आपको देंगे नहीं। तो क्या होगा, इससे संबंधित और भी प्रविधियाँ होती हैं, जैसे स्नोबॉल है, एक के पास गए वो दूसरे को पता बताया, और दूसरे से तीसरे को पता बताया। तो जो समस्या होती है, जिस समस्या को आप ले रहे हैं उस समस्या के संबंधित प्रकृति क्या है, उससे संबंधित जो प्रविधियाँ हैं, इकाइयाँ हैं, वो आपको आसानी से उपलब्ध होंगी कि नहीं होंगी, ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है। और प्रविधियों का निर्धारण करने के लिए आप किस प्रविधि का चुनाव कर रहे हैं ये भी आवश्यक है। अनुसूची, बहुत से अनुसूची ले लेते हैं, प्रश्नावली लेते हैं, बहुत से क्षेत्र होते हैं नहीं मिल पाते हैं तो प्रश्नावली का यूज़ कर लेते हैं, अनुसूची साक्षात्कार का भी यूज़ किया जाता है। तो जैसे समस्या होगी वैसे आप अपनी प्रविधियों का निर्धारण यहाँ पर करेंगे। उपकरणों और प्रविधियों का जो पूर्व परीक्षण है ये भी किया जाता है। पूर्व परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि जब आप संबंधित जब करने जाएं तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या खड़ी ना हो। इसके लिए अनुसंधानकर्ताओं को ये कहा जाता है कि आप जिस प्रविधि का यूज़ कर रहे हैं उसको एक छोटे से जो छोटा अध्ययन क्षेत्र है उसमें यूज़ करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपको जो इससे संबंधित जो प्रविधियां हैं उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्या हो रही है, ताकि आप छोटी सी सर्च में उन दोषों को दूर कर सकें, तब आप बड़े क्षेत्र की ओर जाएं। या कह लीजिए एक तरह का प्रशिक्षण होता है एक तरह का प्रशिक्षण होता है ताकि जो अनुसंधान करता है वो आसानी से अपनी रिसर्च को पूरा कर सके बिना किसी रुकावट के। अगला है तथ्यों का एकत्रीकरण। हमने क्या किया, सब कुछ ले लिया, प्रविधियों का परीक्षण कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब क्या होगा, तथ्यों का एकत्रीकरण करना शुरू किया। जो भी संकलन है, सूचना है, सब जो अनुसूची किस भी प्रविधि का यूज़ करके हम चीज़ों को एकत्रित कर रहे हैं, तथ्यों का एकत्रीकरण हो गया है, यानी कि जो डेटा है वो हमारे पास कलेक्ट हो गया है पूरे साथ। अब इन जो कलेक्ट डेटा है
अनुसूची के द्वारा, अनुसूची के द्वारा, प्रश्नावली अनुसूची के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, ये स्नोबॉल के द्वारा आपने जिन तथ्यों का एकत्रीकरण किया है उनका अब कार्य क्या होगा, उनका संपादन, संकेतन और सारणीयन करना ही उनका कार्य होगा। संपादन किसको कहेंगे? संपादन कहेंगे एकत्रित तथ्यों से अनावश्यक जो तथ्यों हैं उनको निकाल दिया जाए और उपयोगी सूचनाओं को क्रमबद्ध किया जाए। ऐसा तो है नहीं कि आप रिसर्च उसमें जाएं तो आपको टॉपिक टू टॉपिक बात करें, ऐसा नहीं होता ना। बहुत सी रिसर्च में ऐसा नहीं हो पाता है। तो क्या करेंगे कि बहुत सी हम जब बातें इकट्ठी कर लेते हैं तो उसका हम छाँटबीन करते हैं। जैसे हमने बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है ना, तो उसमें उपयोगी चीज़ हमारे के लिए है उसको छांट लेना और बाकी जो अनावश्यक चीज़ें उनको हटा देना ही क्या होता है, संपादन करना होता है। वर्गीकरण, इसमें जो वर्गीकरण होता है, तथ्यों को जो वर्गीकरण होता है उसमें 2 वर्ग बना दिए जाते हैं। 2 से 3 वर्ग जितने आप बनाना चाहिए, आपका जैसे अध्ययन है उस तरह के आप वर्गों का निर्धारण करिए। और इन वर्गों जो वर्ग होते हैं इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है कि 2 वर्गों के बीच तुलना करना, है ना। अगर आप अपनी रिसर्च में तुलना करना चाह रहे हैं तो आसानी से तुलना कर सकते हैं। इन तुलना के बीच जो निष्कर्ष होते हैं उनमें कारण और सह संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह का वर्गीकरण किया जाता है। सारणीयन में क्या किया जाता है, इसमें वर्ग से संबंधित बहुत सी जो संख्याएं होती हैं इनके द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, ये कह दीजिए संक्षिप्त रूप होता है ना। संक्षिप्त रूप होता है जिसको हम संख्याओं के आधार पर स्पष्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विस्तृत जो प्रलेख है, आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखते हैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपना टेबल दिखाइए, दूसरा व्यक्ति आसानी से समझ जाता है, मतलब जो भी उसे रिसर्च संबंधित होता है आसानी से संक्षिप्त भाषा में समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये क्या होता है, संख्याओं का संक्षिप्तीकरण होता है। आपके जो भी तथ्य होते हैं उनका संक्षिप्तीकरण किया जाता है। अब तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। अब आपने एकत्रित कर लिया, अब क्या करेंगे, इसका विश्लेषण किसके आधार पर, सांख्यिकीय स्टैटिकल आधार पर इसका विश्लेषण हम कहाँ करेंगे। तो अनुसंधानकर्ता क्या करेगा, अनुसंधानकर्ता जो प्राप्त तथ्य हैं इनको माध्य, मध्यांक, है ना, माध्य, माध्यांक और बहुलांक, मानक विचलन तथा सहसंबंध द्वारा इनका सांख्यिकीय विश्लेषण करता है ना, संख्याओं के आधार पर। तथ्यों का विश्लेषण तथा विवेचन अब बारी आती है। तो इसका संबंध क्या होता है, प्राप्त तथ्यों का अर्थ निकालने तथा परिकल्पना पर प्रकाश डालने से होता है तथा विशेष दशा में कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं यह स्पष्ट करता है और उनके बीच कार्य कारण का संबंध स्थापित करता है। तथ्यों का विश्लेषण मतलब समझ में आ रहा है ना, कि इसका मतलब होता है जो तथ्य होते हैं उनका अर्थ निकालना, और जो आपने हाइपोथेसिस, पहले हाइपोथेसिस जो बनाई है, अपनी हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना या उपकल्पना, जो हाइपोथेसिस निकाली अब वहाँ उसकी जांच की बारी आ गई। अब आप उस परिकल्पना को जांचते हैं कि आपने जो समान निष्कर्ष निकाले थे वो किस हद तक सही है और किस हद तक सही नहीं है, और किसी विशेष दशा में अगर जो कारक हैं वो कौन से कारक उत्तरदायी हैं। अगर जो विषय ले रहे हैं आप, समस्या से संबंधित जो विषय ले रहे हैं उस समस्या से संबंधित कौन से कारक उत्तरदायी हैं उसके लिए, तथा उनके बीच आप कार्य कारण संबंध, सह संबंध भी स्थापित यहाँ पर कर लेते हैं कि उसके कारण संबंधित क्या कारण रहे होंगे। अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके क्या कारण रहे होंगे, इससे आप संबंध स्थापित यहाँ पर कर लेते हैं। फिर आता है प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रतिवेदन के माध्यम से एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान से संबंधित सभी तथ्यों को व्यवस्थित रूप से जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसकी, है ना, प्रतिवेदन यानी कि निष्कर्ष, जो भी आपके आए हैं निष्कर्ष, उसको प्रतिवेदन के आधार पर इसको प्रस्तुत करना होता है। और प्रतिवेदन में तीन भागों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसमें पहले भाग में जो होता है वहाँ पर पद्धति शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का, और दूसरे भाग में आप क्या करेंगे, कारणात्मक संबंध की व्याख्या करेंगे। पहले भाग में आप पद्धति शास्त्र जो आपने जो भी अप्रोच यूज़ किया है वहाँ पर, और कारणात्मक संबंध का बीच में आप व्याख्या करेंगे, और तीसरे भाग में आप सामान्य निष्कर्ष को प्रस्तुत करेंगे जिसे सामान्यीकरण भी कहते हैं। तो इस तरह से आप अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या होता है, क्यों हम करते हैं। तो सबसे पहले इससे हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये नया ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा
अज्ञानता की समाप्ति होती है, यानी कि जो हमने जो भी अज्ञानता ग्रहण कर रखी होगी, जो भी हम सोचते होंगे, नवीन ज्ञान प्राप्ति के बाद हमें एक नवीन यानी कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। समाज कल्याण के लिए आवश्यक होता है और सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है। प्रशासन एवं समाज सुधार है उसमें भी सहायक होता है, क्योंकि आप समस्या का निदान करते हैं तो समाज तो सुधरेगा ही ना। जो भी समस्या होगी समाज में वो उसका निराकरण होगा। भविष्यवाणी का आधार होती है, इसके आधार पर आप भविष्यवाणी क्या कर सकते हैं कि आने वाले समाज में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो एक प्रकार की भविष्यवाणी करने की शक्ति भी प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक होता है। जो अन्य सामाजिक विज्ञान है इससे संबंधित, जैसे इतिहास है, राजनीति शास्त्र है या अन्य जो विज्ञान है जो सामाजिक विज्ञानों से संबंधित हैं, उसके विषय में जो रिसर्च है उससे संबंधित रिसर्च को भी ये लाने में सहायक होता है। परिकल्पना की जांच का आधार होता है। आप जो भी उपकल्पना बनाते हैं या अपना जो सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं या सामान्य निष्कर्ष आपके दिमाग में जो रहते हैं, उसकी जांच का ये प्रमुख आधार बन जाता है क्या? सामाजिक अनुसंधान। ठीक है, तो ये था आज जो हमारा जो टॉपिक था, सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, इसके चरण क्या होते हैं, इसका महत्व क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ ली। तो आज की क्लास हम लोग आज यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास देखते हैं, शाम तक कर लेते हैं ये क्लास, नहीं तो फिर कल मिलते हैं आपको नई क्लास में। तो आज हम लोग यहीं तक रख रहे हैं अपनी क्लास को। तो जाने से पहले फिर आपको याद दिला देती हूँ कि आपको मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक करना है, शेयर करना है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरा अगली क्लास आप तक पहुंच सके। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं और आशा करती हूँ कि आपको सब सोशल रिसर्च से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा क्या होता है सोशल रिसर्च। तो यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू।